नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक शानदार सीरीज़ हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो उसे बनाने का प्रयास करते हैं। उसी श्रेणी में आज का हमारा टॉपिक है, सभी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। वैसे तो ये मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं, इच्छाओं में विघ्न क्यों आते हैं, इच्छाओं में बाधाएं क्यों आती हैं। फला की तो इच्छा पूरी हो जाती है, पर हम जो भी इच्छा कर लें या तो वो होती ही नहीं, या बहुत देरी के बाद। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा मकान बन जाए, मैं अपना मकान बना लूं या बना बनाया खरीद लूं, और 6 महीने में ऐसा हो जाना चाहिए या साल भर में हो जाना चाहिए। पता चला हो ही नहीं रहा है। पता चला कि उसमें 3 साल लग गए, 4 साल बाद इच्छा तो पूरी हुई पर लंबा समय लगा दिया। क्या इसको ज्योतिष के द्वारा, हमारी जन्म पत्रिका के द्वारा, इसको ज्योतिष के सिद्धांतों से समझा जा सकता है? आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे। जन्म पत्रिका में 11वां जो भाव होता है वो हमारे इच्छाओं का होता है। पहले मैं बता दूं, जो अभी नए हैं उनके लिए, ये जन्म पत्रिका का पहला भाव होता है, ये फर्स्ट हाउस। और यदि आपको और डिटेल से समझना है तो अभी जो हमारा वीडियो आया था, लगन बलवान कैसे, उसको आप पूरे डिटेल में जा कर के देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा लगन के बारे में। तो यहाँ पर जब हम देखें लगन लिखा हमने, तो इसको इसी तरीके से लिखते जाइए आप। ये है 11वां भाव। जी हाँ, इसी भाव की चर्चा इस वीडियो में आज की जा रही है। 11वां जो भाव होता है, यही भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसे आप इच्छा पूर्ति का भाव भी लिख सकते हो। यही डिसाइड करता है कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी। अब दूसरी बात, 11वें भाव से ही समझने की बात है, हमारे एक्सपेक्टेड गेन। एक्सपेक्टेड गेन होता है, हमने कोई उम्मीद कर ली कि मुझे फला व्यापार में इतना लाभ इतने समय में मिलेगा। वो ये 11वां भाव ही डिसाइड करता है वो बात भी, कि हम एक्सपेक्टेशन कितनी पालेंगे। कुछ लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पालते नहीं। 11वां भाव ही डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति अपने जीवन में इच्छाएं किस प्रकार की पालेगा और कितनी बड़ी पालेगा। अब बहुत सारे विद्वान, सन्यासी, साधु ने इच्छाओं को कोई अच्छा नहीं कहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा इच्छाएं पालना अपने आप को ही कष्ट में डालना है, अपने आप को दुख में डालना है, क्योंकि हमारे मन के हिसाब से तो ये संसार चलता नहीं, ये दुनिया चलती नहीं है, ना हमारा परिवार चलता, ना ये समाज चलता। तो ज़्यादा इच्छा पाल करके अपने आप को ही कष्ट दिया जा रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी 11वें भाव से। 11वां भाव कह रहा है कि देखो भाई, इच्छा बुरी चीज़ नहीं है, पर इच्छा को सही डायरेक्शन मिल जाए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, तो जीवन में आगे बढ़ने में इस भाव का सबसे बड़ा योगदान है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनको तो काफ़ी हद तक इस चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि जो हाउस ऑफ ग्रोथ के कुंडली में 4 भाव होते हैं, हाउस
ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंसान जीवन में तरक्की कैसे करता है, उसके 4 हाउसेस हैं। 4 हाउसेस कौन कौन हैं वो आप पहले समझना होगा। 3rd हाउस, तीसरा हाउस, फिर 6ठा हाउस, फिर 10वां हाउस और 11वां भाव। ये 4 भाव ऐसे हैं, 3, 6, 10, 11। इनसे गुजरे बगैर जीवन को, इसमें गुजरे बगैर सफलता मिलती ही नहीं। जिंदगी में इंसान ऊपर उठ सकता ही नहीं। तो लास्ट भाव जो है वो आपका कुंडली का 11वां भाव है। इसी को आज हम एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। हम ये भी बताएंगे कि ये ज़रूरी क्यों है, और हम ये भी बताएंगे कि इसको नेगेटिव क्यों कहा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे नेगेटिव कहा है, नकारात्मक कहा है, और निश्चित रूप से ये कई बार जीवन में बहुत बड़ी नकारात्मकता हमारे जीवन में छोड़ जाता है। उसका भी टेक्निकल रीज़न आपको बताएंगे। पॉजिटिव रीज़न तो आपने समझ लिया होगा कि हाउस ऑफ ग्रोथ में 11वां भाव भी एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर आगे बढ़ना है, 11वां भाव हमारा बैलेंस होना ही चाहिए। अब इस बात पे चर्चा करते हैं, भाई इसको नकारात्मक क्यों कहा जाता है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, वो एक सूत्र क्या है, बाधक भाव। बाधक भाव पर हमारे वीडियोस भी हैं एस्ट्रो पाठशाला में। तो बाधक भाव क्या होता है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि 11वां भाव हमारे जीवन में परेशानियां किस प्रकार से पैदा करता है। ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, उसका भी एक टेक्निकल कारण है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में लगन जो आरंभ है वो चर लगन है। ये चर लगन क्या होते हैं, आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। जन्म पत्रिका में मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां हैं। ये इन्हें चर राशियां कहा गया है। अगर आपका जन्म लगन इनमें चारों राशियों में से किसी का भी बना हुआ है तो आप चर लगन में पैदा हुए हैं। अब मान लीजिए कि ये नंबर 4 से शुरू हुआ है, ये हम ऐसे देख लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए आप कर्क लगन में पैदा हुए तो आप चर लगन में पैदा हुए। चर लगन में 11वां भाव बाधक भाव होता है। समझ में आया आपको? चर लगन में 11वां भाव बाधक भाव है, यानी इस भाव का स्वामी जन्म पत्रिका में जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में भी परेशानियां पैदा करेगा, बाधाएं पैदा करेगा। और जब इसकी दशा आएगी, अपनी दशा में भी ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का काम करेगा, बेशक वो शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। अब आप ही के केस में देख लीजिए, यहाँ पर वृष राशि आ रही है और वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होते हैं। अब शुक्र तो शुभ ग्रह ही माना जाता है, पर इसका जो रोल है जन्म पत्रिका में वो ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका रोल तो बाधा पैदा करने का है जीवन के अंदर। तो ये बाधा पैदा करता है। इसलिए अक्सर कई बार जो है कर्क लगन वालों को जब शुक्र की ग्रह की दशाएं आती हैं तो उसको लगता है चलती स्पीड में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बाधा उसको आकर के घेर ही लेती है। अब ये जो प्रैक्टिकली कैसे काम करेगी, अगर इसका स्वामी शुक्र मान लीजिए यहां 9वें भाव में बैठ गया। अब जो लोग बेसिक ज्योतिष के भी जानकार हैं
वो सभी जानते हैं कि जो शुक्र होता है वो मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर हम प्रारंभिक सूत्रों की बात करें तो हम कहेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इस कुंडली में तो शुक्र उच्च राशि में चले गए, तो यानी शुक्र उच्च के हो गए। अब जो लोगों ने सुना हुआ है, लोगों ने सुना हुआ है, जिन लोगों का शुक्र उच्च का होता है बहुत बड़ी लग्जरी उनके जीवन में होती है, आनंद होता है, सुंदर सुंदर महिलाएं उनको जीवन में प्राप्त हो जाती हैं और हर तरह से जीवन आनंदमय मौजमय रहता है। पर देखो, जब हम ज्योतिष को बड़ी गहराई से जाकर के सीखते हैं तो बहुत सारी रहस्य प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर हमारा सूत्र क्या था कि बादकेश जिस भाव में बैठेगा उस स्थान में बाधा पैदा कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ऐसे जातक का जब भी शुक्र ग्रह की दशा आएगी तो उसको भाग्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसको प्रमोशंस में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है जो बॉस लोग उसको इतना सपोर्ट ना करें, हो सकता है उसके जो भक्ति भावनाएं हैं या तीर्थ यात्राएं वाला जो मामला है उसका वो इतना बढ़िया ना बैठे जितना बैठना चाहिए। तो देखो वो पैदा हो गई ना बाधा। अब देखने में तो ये सूत्र बहुत प्यारा लग रहा है कि उच्च का शुक्र जो है नवम भाव में बैठा है। तो कर्क लगन वालों के शुक्र जिनके भी नवम भाव में बैठा होता है उनको कुछ न कुछ परेशानियां भाग्य संबंधी होती हैं। हाँ, वैसे तो ज्योतिष में एक के बाद एक नियम लगते चले जाते हैं, लास्ट तक हमें उनको अप्लाई करना चाहिए और करते रहेंगे तो और भी अच्छा निष्कर्ष निकलता है। पर जो हमारा आज का वीडियो है, हमारा मकसद वो यही है। अब ये परेशान कैसे करता है? ऐसे लोग आवश्यकता से अधिक इच्छाएं भी पाल लेते हैं अपने जीवन में। इनको लग्जरी चाहिए बहुत ऊंचे लेवल की, इनको महिला चाहिए बहुत सुंदर, इनको तरह तरह के आनंद की आवश्यकताएं होती हैं बहुत ऊंचे लेवल की। बहुत ऊंचे लेवल पे ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया भोजन करना। वैसे तो हम कह सकते हैं सभी की इच्छा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत कब होता है? जब आपका लगन का स्वामी, जैसे कि इसमें लगन का स्वामी क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा जब किसी कारण से कमजोर पड़ जाए, किसी भी कारण से कहीं पर वो ऐसी जगह बैठ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, पहला भाव आपकी सोच को दिखाता है। आपकी सोच और आपकी इच्छाएं दोनों में मिसबैलेंस हो जाएगा। जन्म पत्रिका में आपकी सोच का स्तर और आपकी इच्छाओं का स्तर, उनमें एक अच्छी इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिसमैच हो गया तो लोगों को, इस एग्जाम्पल के अलावा मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों की सोच और इच्छा दोनों में अगर मिसबैलेंस हो गया तो मानसिक परेशानियाँ उनको जीवन में बहुत हो जाती हैं। हमेशा ही वो अनसेटिस्फाइड जोन में रहते हैं। जितना मर्जी ऐसे लोग कमा लें पर अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं हो पाते और हमेशा इनको कमियों का एहसास होता रहता है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, पहला ही प्रश्न ये बोलते हैं कि क्या करें आचार्य जी, पैसा ही नहीं है। पंडित जी बताइए हम क्या करें, हमारे पास धन का अभाव रहता है। पर जब बात ही बात करते रहते हैं हम लोग तो बातों बात में पता चलता है कि व्यक्ति कह रहा है मेरी तो 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम है या 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम है। तो फिर प्रश्न उठता है कि साहब ये तो अच्छी खासी इनकम है हिंदुस्तान में आज के समय, पर फिर भी आप खुश नहीं। उनको लगता है नहीं साहब, इससे क्या होता है, 5 लाख रुपए महीने से तो इनकम तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो पर डे की इनकम होनी चाहिए। कई लोग तो साफ स्पष्ट कह देते हैं कि बताइए पंडित जी हमारी कुंडली देख करके कि 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का कोई हिसाब किताब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर कोई उन्हें
वैसे ही बहका दे कि देखो तुम्हारी कुंडली में फलाना ग्रह उच्च का बैठा है, या देखो स्वग्रही बैठा हुआ है और राजयोग बन गया है, बस फिर तो वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। तो जब हम ज्योतिष को बड़े ढंग से सीखेंगे, जब समझ में आएगा कि उच्च के ग्रह जो होते हैं ये भी कई बार अच्छे ढंग से परिणाम नहीं देते हैं। एक प्रकार का उच्च का योग फलित नहीं दे रहा है उनकी जन्म पत्रिकाओं में। वो ज्योतिष के सूत्र जब लगते हैं तो पता चलता है हमें कि यार समस्या क्या आ रही है। खैर चलो, वो एक दूसरी चर्चा चली जाएगी, कभी उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो मिलाएंगे। पर सूत्र क्या बना, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अगर हमारी सोच से मेल जोल नहीं रखती, यानी उनके अंदर बैलेंस नहीं है, तो इंसान सारे जीवन भर दुखी रहेगा और इच्छाओं को पाल करके स्वयं को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देगा। धन के पीछे दौड़ लगाता लगाता अपना फैमिली लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, अपने कैरियर के चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, अपनी मैरिज लाइफ ख़राब कर लेते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो स्वयं को तो खराब ही कर लेते हैं। ये सब उनको दौड़ा कौन रहा है, उनको भगा कौन रहा है, ये मृग मारीचिका के चक्रव्यूह में कौन फंसा रहा है, कौन सी ऐसी पावर है जो उन्हें ललायत कर रही है कि और भागो, धन के पीछे भागते रहो भागते रहो भागते रहो। बस आज आपको पता चल गया ये 11वां भाव। अच्छा, आप कहेंगे ये तो जी आपने कर्क लगन का बता दिया, पर हमारा तो कोई दूसरा लगन है। आप किसी भी लगन में पैदा हुए हो, आपका 11वां भाव ही इच्छाओं का भाव है, एक्सपेक्टेड गेन का भाव है। वैसे तो इसे सोशल सोसाइटी में आपका कितना जान पहचान है, आपके सोशल कनेक्शन का हाउस भी माना जाता है। पर आज हमारा इतना विषय नहीं है उसके बारे में कि हम क्या क्या चीज़ देखें। हमारा ये विषय है कि इच्छाएं क्यों नहीं पूर्ति होती, इस पर आते हैं। जब भी 11वां भाव कमज़ोर पड़ जाता है, पाप ग्रहों में फंस जाता है, कमज़ोर भावों में बैठ जाता है, तो ऐसे में उनकी इच्छाएं पूरी होने में समय लगता है, या होती ही नहीं, या किसी की 10% होती है, किसी की 20% होती है। और उसमें लगन का बहुत महत्व है। हमें लगन को कभी भी अवॉइड नहीं करना, जब भी इस चीज़ को समझना है। अगर कभी आपको ऐसा एहसास ज़्यादा ही हो रहा है कि साहब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमें क्या उपाय करना चाहिए? उपाय सिंपल है कि आपको इस भाव का जो स्वामी है उसको ताकत देनी है। जब ताकत देने की बात आती है तो सीधा दिमाग में आ जाता है हमारे कि साहब रतन धारण कर लो। पर ध्यान रहे, जो लोग चर लगन में पैदा हुए हैं, चर लगन वालों को 11वें भाव के स्वामी का रतन धारण करने से बचना चाहिए। बहुत कम सिचुएशन में ही इसका रतन हीरा पहनना चाहिए, और वो भी किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अनुसार। लालच में आकर के नहीं कि किसी ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि 11वें भाव के स्वामी को मजबूत बना लो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। तो अगर मान लो मैरिज का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुक्र का संबंध मैरिज से भी है, पूरा दाम्पत्य जीवन में शुक्र पर टिका हुआ है, और उस चक्कर में हम शादी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से शुक्र कमज़ोर है, शुक्रस्त पड़ा हुआ है, विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए रतन धारण किया जा सकता है, पर एक्सपर्ट एडवाइस मस्ट, अदरवाइज अपने आप से ये चीज़ मत धारण करना। दूसरा क्या तरीका होता है, इस ग्रह का आप यानी कि 11वें भाव के स्वामी का आप मंत्र जाप करें, सबसे सेफ एंड स्वीट हो सकता है। हर एक केस में नहीं, परंतु
उनसे रिलेटेड देवी देवताओं को नमन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से तथा अन्य उपायों को आप पालन करके आप 11वें भाव की एनर्जी को ठीक ठाक करने में कामयाब हो सकते हो। पर ध्यान रहे कि जो ऐसी इच्छाएं जो डायरेक्शनलेस होती हैं, डायरेक्शनलेस, ऑब्जेक्टिवलेस, वो इच्छाएं केवल हमें परेशान करने के अलावा जीवन में और कुछ नहीं करती। और 11वां भाव कितना भी मजबूत बना लो भैया, ये वाली जो इच्छाएं होती हैं ये कभी नहीं पूरी होती। सही डायरेक्शन देना अपनी इच्छा को बहुत ज़रूरी है और उसके पीछे एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आपका होना निहायत ज़रूरी है। हाँ, आपके लिए नीडफुल चीज़ है, आपको घर बनाना है, घर नहीं बन रहा है, आपको अपने बच्चे की शिक्षा सही ढंग से करवानी है, उसमें कहीं कमियां आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसमें कमियां आ रही हैं, आप फिर 11वें भाव से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हो। और एक कमाल की आपको बात बताऊं, ये जो भाव है 11वां, ये पूरी कुंडली के हर प्रकार के हाउस को बताता है कि भाई लाभ जो देखना है, पूरे जीवन का जो लाभ आएगा वो 11वें से ही देखा जाता है। अब थोड़े और सूत्रों पर चर्चा हो जाए आपके साथ। 11वां भाव, अगर हम देखें हाउस से हाउस की स्थिति तो आप और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। ये हमारी कुंडली का धन भाव है, सेकंड हाउस। अगर धन भाव से 11 तक संख्या गिनेंगे तो 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जीवन में धन कमा रहे हो पर धन आए ना तो क्या फ़ायदा। धन जब हम अर्जित करना चाहते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त जरूर होना चाहिए। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में फाइनेंशियल गेन का। जीवन में धन आने के लिए ये सेकंड हाउस और ये 11वां भाव, अगर इनमें आपसी संबंध बन जाए, 11वें भाव का स्वामी दूसरे में आ जाए, दूसरे का स्वामी 11वें में चला जाए, बहुत बढ़िया धन का योग हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आचार्य जी धन का योग बताइए। परफेक्ट योग है धन का, अच्छा योग है। कहने का मतलब अगर आप तीसरे भाव से 10वें को गिने तो 9 नंबर आता है। तीसरा भाव हमारे पुरुषार्थ का होता है, मेहनत का, मशक्कत का भाव होता है, एफर्ट्स का। इसे आप हाउस ऑफ एफर्ट्स भी बोल सकते हो। आपने कभी भी एफर्ट्स किया, मेहनत की, मशक्कत की और उसका लाभ ही ना प्राप्त हो तो हम कहेंगे यार ये तो मामला बहुत अनलक्की सा हो गया। 9वें भाव से भाग्य देखा जाता है। पुरुषार्थ करने के बाद हमें वैसे ही ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं मन के किसी न किसी कोने पर इच्छा तो रहती है कि हमें लाभ मिलना चाहिए, और अगर उसका लाभ प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है तो हम अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं, और ये ना मिले तो समस्या खड़ी हो जाती है। फिर आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव से 11वां भाव सप्तम में होता है, 7 नंबर आता है, यानी अपने से 7वां है। और दूसरा भाव और 7वां भाव ये हमारी जन्म पत्रिका में मारक भाव होते हैं। पंचम भाव जो होता है प्रेम का होता है। हाँ, अगर केवल हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रेम गायब हो जाता है। प्रेम का मतलब है देना 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 और केवल देना। इसमें लेने का गणित नहीं है प्रेम के अंदर, परंतु 11वां भाव कहता है सिर्फ लेना लेना लेना, इसलिए इसको मारक है। कहने का मतलब समझाने का एक तरीका है कि ये भाई बिल्कुल अपोजिट है इसका। इसी प्रकार से सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, अगर आप
यहाँ तक गिनते हैं तो 5 नंबर आएगा 11वां। विवाह से होने वाला प्रेम। अब विवाह में जो प्रेम होता है इसमें कभी कभी स्वार्थ की भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं पति पत्नी के बीच में। ये सप्तम भाव डे टू डे इनकम का होता है। आपको पता है, हैरान हो जाओगे, पूरे संसार का ये नियम है, जिस पुरुष के पास धन बहुत अच्छा होता है, बेशक उसकी पति पत्नी के बीच में विचार नहीं भी मिले, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो, तो भी मैरिज लाइफ चलती रहती है। पत्नी उसे अक्सर छोड़ती नहीं। मैं हर केस की बात नहीं कह रहा, मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ। कुछ अपवाद तो हर जगह होते ही हैं, पर अगर धन की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जमीन जायदाद मकान वाहन डे टू डे इनकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये लाभ जो है हमारे जीवन में, जो लगातार हमें प्रॉफिटेबिलिटी देने का काम करता रहता है, ये भाव, ये हमारा जीवन में अगर दुरुस्त है तो वैवाहिक संबंध भी ठीक ठाक चल जाते हैं। अब चल जाते हैं या खिंच जाते हैं वो एक अलग बात है। कभी विवाह के भाव पर बात होगी, चर्चा होगी तो बात करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये इसको भी बड़ी मदद कर देता है। तो इस तरह से आप मोटा मोटी देखते हैं, अगर इनके आपसी संबंध बनते हैं इनमें से किसी के आपस में, तो बड़ी एक नई इक्वेशंस तैयार होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार मैं और थोड़ा सा आपको फिर से डिटेलिंग कर देता हूँ। 11वां भाव हमारा इनकम और फाइनेंशियल्स गेन के होता है, डिज़ायर्स और फुलफिलमेंट का होता है, फ्रेंडशिप और सोशल सर्कल्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मेरी बड़े अच्छे लोगों में उठ बैठ है, मेरे नेताजी से जान पहचान है, मेरे बिजनेसमैन से जानकारी है, मेरा बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझे जानते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों से मेरे कनेक्शंस हैं। ये सारे कनेक्शंस और ये सब ये भाव है जो आपको दे रहा है, और इसकी कमजोरियां ही इंसान को परेशान करती है। अब 11वां भाव जो है, अगर ये ठीक हो और ये मजबूत हो जाए तो इससे जुड़े हुए बिजनेस भी आप कर सकते हो। उन कामों में अगर आप हाथ आजमाते हो तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। पर हाँ, ध्यान रहे, कैरियर एस्ट्रोलॉजी में उपयोग आने वाले अन्य सूत्रों का अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए जब भी आप किसी तरह का कार्य करने का सोचते हो, ये चाहे वो इन्हीं से रिलेटेड क्यों ना हो। बुध का विश्लेषण करना जरूरी है, शनि ग्रह का विश्लेषण करना जरूरी है, और हर काम के साथ कोई ना कोई एक प्लेनेट भी जुड़ा होता है। ये तो भाव जुड़ा हुआ है, प्लैनेट्स भी जुड़ा होता है। अभी हम लोग अब बात करते करते आपसे ध्यान में आया, हम लोग कैरियर एस्ट्रोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अगस्त के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। आप डेट वगैरह टाइम वगैरह पता कर लीजिएगा हमारी टीम से, क्योंकि गुड़गांव के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग बड़ा चाह रहे थे कि गुरुजी कोरोना भी गया, अब तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे इतने वर्षों तक ऑफलाइन क्लासेस रही है। कोरोना के बाद हमें आना पड़ा ऑनलाइन, तो अब फिर से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और लिमिटेड सीट, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो हम बिठा नहीं सकते हैं, तो आपको लिमिटेड से, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, और पर पहले से ही बुक कर लीजिए, क्योंकि ये बात जैसे ही पता चलेगी मामला बुक हो जाएगा। ज़्यादा सीट है भी नहीं हमारे पास। ऑनलाइन में तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, 150 आ गए 200 आ गए, पर यहाँ हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है। तो जो भी चाहता है वो जल्दी करें। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे क्या क्या देखते हैं 11वें भाव से। 11वें भाव से नेटवर्किंग, मार्केटिंग, जितना भी नेटवर्किंग के काम है, वैसे तो इस संसार में नेटवर्किंग से बढ़िया कोई बिजनेस है ही नहीं। हमारे जो नेता लोग ये भी नेटवर्किंग ही करते हैं, बड़े बड़े लोग नेटवर्किंग करते हैं। मार्केटिंग, सोशल मीडिया का उपयोग या दुरुपयोग ये 11वां भाव ही डिसाइड कर देता है।
सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग किया जा सकता है, एक बेहतरीन टूल है, पर मैक्सिमम लोग अपना जीवन भी बर्बाद कर देते हैं इस चक्कर में। वो सब नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स में आगे आना है, 11वां भाव मजबूत होना चाहिए। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई बड़ा एनजीओ बनाना है, कोई बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, अब बड़ा प्लेटफार्म बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। टेक फील्ड्स स्पेशली विद क्वेरिस राहु इन्फ्लुएंस, यानी कि कुंभ राशि से रिलेटेड या राहु से रिलेटेड किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी का फील्ड अगर आपने लेकर के आना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी बिजनेस जिसके अंदर लार्ज स्केल का बिजनेस कस्टमर बेस हो, आप देखते हैं शादी.com है, बिग बास्केट है, मतलब बहुत सारे, Amazon.com, Flipkart.com, इसमें बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। मतलब इस लेवल के प्लेटफार्म क्रिएट करने के लिए, बड़ी कंपनियां क्रिएट करने के लिए 11th हाउस इज सो इम्पॉर्टेंट। इसका अध्ययन बड़े ढंग से करना चाहिए। अगर कोई ऐसी मंशा लेकर के एक ज्योतिषाचार्य के पास आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। इसको सर्वाष्टक वर्ग के नियमों से भी हम समझ सकते हैं, पर आज सर्वाष्टक वर्ग नहीं करेंगे, कभी फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। एक और सूत्र, स्पेशल प्लैनेट्स फॉर 11th हाउस। शनि ग्रह और राहु ग्रह, ये दो ग्रह याद रखें। ये दोनों ग्रह 11वें भाव में अच्छे माने जाते हैं। लाल किताब में भी अच्छे माने जाते हैं, वैदिक ज्योतिष में भी अच्छे माने जाते हैं। पर वैदिक ज्योतिष का नियम है, केवल आंख बंद करके 11वें भाव में बैठे हुए शनि को देखते ही मत बोल देना कि वाह भाई वाह करोड़ों में खेलेगा, या राहु को देख करके ऐसा मत बोल देना। उसके दूसरे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का 11वें भाव में शनि है तो शनि का बलाबल देखना अति आवश्यक है कि वो बलवान कितना है। हाँ, अगर बलवान है शनि तो निश्चित रूप से धन लाभ बहुत देता है, और राहु अगर है और बली है तो फिर ये कोई लिमिट नहीं छोड़ता। लिमिट का मतलब क्या है? जैसे जो लोग सैलरी लेते हैं, नौकरी करते हैं, उनका अपना एक दायरा है कि एक आदमी अगर 1000 रुपया पर डे ले रहा है तो मतलब 30,000 रुपया 30 दिन का ले रहा है। कोई आदमी हो सकता है कि 30 लाख रुपया पर मंथ ले रहा हो, 1 लाख रुपया पर डे ले रहा हो, पर जो सैलरी होती है वो उसकी एक फिक्स्ड होती है, मतलब इतने दिन में इतना ही आएगा, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। पर जब राहु कमाई देता है तो ये कोई लिमिट नहीं छोड़ता। ये एक दिन का 1 लाख भी दे सकता है, ये एक दिन का 10 लाख रुपए भी दे सकता है, और ये एक दिन का 1 करोड़ भी दे सकता है। इसकी क्षमताएं जो होती हैं, इसका जो सामर्थ्य है राहु का, वो अपार है। और 11वें भाव के साथ कनेक्ट होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हमें धन देने में सक्षम होता है। लिमिट कोई किसी प्रकार की छोड़ता नहीं। आप सुनते होंगे ना, किसी फलां नेता ने इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया, फलाने व्यापारी ने इतने 100 करोड़ का टैक्स में चोरी कर ली। और जो एक आम सामान्य व्यक्ति है वो तो बेचारा सोचता रह जाता है कि यार इतनी संख्या में भी नोट होते हैं क्या, या मतलब धन होता है क्या इतनी संख्या में। पर ये कहाँ से आता है, कौन देता है? ये सब शनि की मेहरबानी, राहु की मेहरबानी आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये सब चीज़ें अगर ढंग से समझते हैं, 11वें भाव का विश्लेषण अगर ढंग से करते हैं, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं को बैलेंस रखते हैं, तो जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। सोच बड़ी हो, यानी लग्नेश ज़्यादा ताकतवर है और ये कमज़ोर हो जाए, यानी 11वां भाव कमज़ोर हो जाए तो इंसान दुखी। अच्छा, ये सोच कमज़ोर हो जाए और ये 11वां भाव मजबूत हो जाए, ये वाला भाव मजबूत हो जाए तो इंसान दुखी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार,
इनमें एक आपस में बैलेंस क्रिएट होना चाहिए कुंडली के अंदर। और जब भी हम 11वें भाव के ग्रह को देखेंगे उसको D9 में भी देखना है, दूसरे डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी स्टडी करना है, और फिर आप बड़े अच्छे से उसका अध्ययन करके एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो। तो ये था आज का हमारा जो टाइटल जो हमने लिखा है इसके ऊपर। अगर आप भी कोई ऐसी इच्छा रखते हो, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छाएं बताई हैं कि किस तरह का वो टॉपिक चाह रहे हैं। हमारी टीम पूरा नोट भी कर रही है उसको, और देख ही रहे हैं कि हम अपना प्रयास कर ही रहे हैं। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग नो डाउट बहुत अप्रिशिएट भी करते हो हम लोगों को, बट सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा, और अच्छे तरीके से और अच्छी मेहनत करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।